I'm Today I am going to teach you next chapter, that is न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूरल कंट्रोल जो हो रहा है वो कैसे होता है और उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले देखो, ये जो न्यूरॉन होते हैं, इसमें जो टर्म यूज़ की गई है न्यूरॉन जो होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी टर्म यूज़ की गई है न्यूरॉन जो होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी डिटेक्शन का काम होता है, कोई भी जैसे नर्व इम्पल्स होती है उसको ट्रांसमिट करने का काम जो होता है वो न्यूरॉन का होता है। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन वर्ड है उसको करते हैं। वो कोऑर्डिनेशन वर्ड जो यूज़ होता है वो क्या करता है, जो दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं उनको आपस में इंटरेक्शन का काम करता है। ठीक है, जैसे लाइक एज आपकी मसल है, मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराना है, तो मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा ब्रेन जो होता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराना है, तो वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, टू या फिर उससे ज़्यादा मोर ऑर्गन होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इज़ द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं द फंक्शन ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और ऑक्सीजन की जो डिमांड इंक्रीज़ करेगी वो किसके लिए, फॉर मेंटेनेंस द इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए। उस टाइम पे जब ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होता है वो भी क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है बॉडी के अंदर, और जो हार्ट रेट होती है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, हार्ट बीट भी इंक्रीज़ करने लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है वेसल्स के अंदर वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। वैन फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप कर देते हैं तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं लंग्स की, नर्व्स की, हार्ट की, किडनी की, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होने लगती है, नॉर्मल कंडीशन में आने लगती हैं। दस द फंक्शन ऑफ मसल लंग्स, इस वजह से जो फंक्शन होता है मसल का, लंग्स का, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, किडनी का, अदर ऑर्गन का, ये क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक परफॉर्म करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज को। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, ऑर्गन की एक्टिविटीज़ को और उसके फंक्शंस को। इसलिए जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड फैशन के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका न्यूरल सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड करता है एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि जो न्यूरल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो बहुत जल्दी फास्ट काम करती हैं, क्विक कोऑर्डिनेशन होता है, मीन्स दैट। जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन का, क्योंकि उसके अंदर जो सारा खेल होता है वो हार्मोन्स का होता है। ठीक है, इस वजह से देखो कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन अक्रॉस ए साइनेप्स। अब हम उसके बारे में देखो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरॉन के बारे में अभी बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं सारे हाईली स्पेशलाइज सेल्स होती हैं उनके अंदर, उससे हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि डिटेक्शन का काम करते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली को। ठीक, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूरल सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। एग्जांपल के लिए हाइड्रा जो होता है उसके अंदर कंपोज होते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम जो होता है बेटर ऑर्गेनाइज होता है इंसेक्ट्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू, मतलब कि इनवर्टिब्रेट्स। जबकि जो ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। वर्टिब्रेट्स हैव ए मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। अब देखिए ह्यूमन सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में जो होता है वो आपके दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक CNS होता है, एक PNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर मतलब कि जो सेंटर में प्रेजेंट होगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा, बॉडी के जो बाहर प्रेजेंट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल में जो प्रेजेंट है, तो सेंटर के अंदर जो आता है वो आपका ब्रेन आता है और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेरीफेरी की मतलब जितनी भी बॉडी की नर्व्स होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होती है, मींस दैट कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होती हैं। उसके बाद जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसको दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया जाता है। आपका एक अफेरेंट होता है और एक अफेरेंट होता है और एक आपका एफेरेंट होता है। ठीक है, तो अफेरेंट वाला जो होता है वो अफेरेंट, A4 आना मतलब E4 एग्जिस्ट मतलब कि जाना। अफरेंट नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो जितने भी बॉडी के टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं
टिश्यू ऑर्गन से जितने भी इम्पल्स होती हैं, नर्व इम्पल्स होती हैं, उनको क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके आता है। कौन करता है? अफरेंट। अफरेंट मतलब आना, आएगा मतलब किसके पास आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आएगा। ठीक है, जितने भी बॉडी के टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं उससे इंफॉर्मेशन को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आएगा। जो कि E4 एग्जिट करना, E4 एग्जिट करना मतलब कि जो नर्व फाइबर होती है ट्रांसमिट करती है इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी टिश्यू ऑर्गन की तरफ। मतलब कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को उल्टा लेके जाते हैं, ऑर्गन के पास लेके जाते हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या हो रहा था, अफरेंट में ये आपके टिश्यू ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जा रहे थे, जबकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके पेरिफेरी या फिर टिश्यू ऑर्गन के पास लेके आएंगे। उसके बाद जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में। ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हो गया और एक ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम हो गया। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या करता है, रिले करता है इम्पल्स को। ठीक है, रिले इम्पल्स फ्रॉम CNS टू दी स्केलेटल मसल। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उससे ये इम्पल्स को लेके आता है किसके पास? स्केलेटल मसल के पास। ठीक है, तो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल के पास लेके आएगा। कौन? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है। इसमें देखो सोमैटिक में क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके वर्ड में लास्ट में क्या आ रहा है, C आ रहा है। C4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसके पास लेके जाएगा? स्केलेटल मसल के पास लेके जाएगा। S, तो C वाला S के पास लेके जाएगा। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इन्फॉर्मेशन को स्केलेटल मसल के पास लेके जाएगा, जो ये S से दिखा रखा है। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो होता है वो क्या करेगा, इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS से किसके पास लेके जाएगा? C4 CNS आई जो यहाँ पे ये वर्ड है वो किसके पास लेके जाएगा? इनवॉलेंट्री मसल्स के पास लेके जाएगा, जिसे हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में इसका जो वर्ड है C4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाएगा स्केलेटल मसल के पास। S4 ये स्केलेटल मसल हो गई। यहाँ पे ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है लास्ट में C वर्ड आ रहा है, C4 दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जाएंगे किसके पास? एक लेके जाएगा आपका स्केलेटल मसल के पास और एक लेके जाएगा आपका इनवॉलेंट्री मसल्स, जो कि लास्ट में वर्ड है I4 इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है। आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथिक होता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व इम्पल्स को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथिक डिक्रीज करता है। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम इज पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है वो पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, मतलब कि PNS का। तो PNS को फर्दर डिवाइड किया गया था अफरेंट में, इफरेंट में, उसके बाद फर्दर डिवाइड किया गया इसको आपका सोमैटिक में और ऑटोनोमिक में, फिर से फर्दर डिवाइड किया सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। और जो विसरल न्यूरल सिस्टम होता है वो भी पार्ट होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो कि कॉम्प्राइजेस करता है होल कॉम्प्लेक्स नर्व फाइबर्स को, गैंग्लिया को एंड प्लेक्सेस को, बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी विसरल एंड फ्रॉम विसरल टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो है आपका न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो डायग्राम है उसको देख लीजिए आप। ठीक है, डायग्राम देखो आपका ये जैसे ये डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम के अंदर देखो ये आपकी सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी के अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ये आपका साइटोप्लाज्म के जो सबसे अंदर होता है ये आपका न्यूक्लियस होता है। ये सारा जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं। उस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को नेसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। बाहर की तरफ जो प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये आपकी ये लंबी सी दे रखी है ये नर्व इम्पल्स जो कंडक्शन करेगा इसे हम एक्सॉन बोलेंगे। एक्सॉन जो होता है वो स्वान सेल से क्या होता है, कवर्ड होता है, जो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर का वो करती है, जो स्वान सेल जो होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो आपका दो स्वान सेल जो आपकी जो दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसे हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। इसके बाद जो एक्सॉन टर्मिनल होता है
बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सिनेप्टिकल नॉब होते हैं। इन सिनेप्टिकल नॉब के अंदर सिनेप्टिकल वेसाइकल्स होती हैं और इन सिनेप्टिकल वेसाइकल्स के अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपका किसका डायग्राम हो गया, न्यूरॉन का डायग्राम हो गया। अब न्यूरॉन के डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो न्यूरॉन होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, एक सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है। अभी जो हमने डायग्राम में पढ़ा है, सेल बॉडी जो होती है वो आपकी कंटेन करती है साइटोप्लाज्म को, और वो टिपिकली सेल ऑर्गेनेलीज जबकि ग्रैन्यूल बॉडी जिसे हम नेजल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। इसमें शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेड एंड प्रोजेक्ट आउट, जो ये प्रोजेक्ट आउट हो रही हैं ये वाली स्ट्रक्चर जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे हम नेजल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और आल्सो इन्हें क्या बोला जाता है, डेंड्राइट्स बोला जाता है, जो बाहर की तरफ आउट निकल रही हैं। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टू बार दी सेल बॉडी। ये जो फाइबर्स होते हैं इम्पल्स को लेके जाते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं, सेल बॉडी के पास लेके जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो सेल बॉडी हो गई वो कौन सी हो गई, ये मतलब कि इम्पल्स को लेके आएंगे किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ। These fiber transmit impulse to body cell body. The axon is long fiber, the distal end of which is branched. Each branch terminates as a bulb-like structure. उसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्टिक नॉब बोलते हैं। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को स्नैप्टिक नॉब बोल दिया। इस नॉब स्नैप्टिक नॉब के अंदर स्नैप्टिकल वेसाइकल होती हैं जो कंटेन करती हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, ये अभी बता दिया। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो एक्सॉन होता है आपका, ये आपका जो एक्सॉन होता है वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेके जाने का काम करता है। सेल बॉडी टू ए साइनेप्स और ए न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट द न्यूरॉन आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। मल्टीपोलर, देखो मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है एक बाईपोलर न्यूरॉन होता है, एक यूनिपोलर होता है। तो इन तीनों के अंदर जो होता है वो कॉमन जो होता है एक्सॉन तो सबके अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तीनों के अंदर एक्सॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर जो डेंड्राइट्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि ये मल्टीपोलर है, बाईपोलर है, यूनिपोलर है। मल्टीपोलर है, नाम से ही इसके पता चल रहा है कि एक्सॉन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में 2 या 2 से ज़्यादा मोर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होगी। तो मल्टीपोलर किसके अंदर प्रेजेंट पाया जाएगा, आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाएगा। बाईपोलर जो होता है एक्सॉन तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 1 डेंड्राइट्स हो गई, तो एक एक्सॉन एक डेंड्राइट्स तो मिल के बन गए कितने, 2। ये आपके पाए जाते हैं B4 बाई, और B4 बाई का मतलब 2 वो, और किसके अंदर पड़ेंगे, रेटिना ऑफ आई के अंदर। ये कैसे याद रखोगे कि जो हमारी आई होती है वो 2 होती हैं, तो रेटिना ऑफ आई किसके अंदर होते हैं, बाईपोलर एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यूनिपोलर की बात करेंगे। यूनी मतलब कि एक्सॉन तो प्रेजेंट होगा, सिंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका एक्सॉन प्रेजेंट होगा बट कोई भी आपकी डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होगी। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सॉन नेमली, एक माइलिनेटेड होता है, एक नॉन माइलिनेटेड होता है। ठीक है, माइलिनेटेड जो होता है आपका वो क्या करता है, नर्व फाइबर, इसके पास जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होती है एनवलप्ड होती है स्वान सेल से, जो कि फॉर्म करती है माइलिन शीथ का अराउंड द एक्सॉन। ठीक है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही है, जैसे ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो रहा है इसके एक्सॉन के बाहर। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, स्वान सेल भी होते हैं। इन 2 माइलिन शीथ के बाहर जो बीच में जो सेंट्रल पोर्शन होता है, गैप बिटवीन 2 एडजेस एंड माइलिन शीथ, उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर। ये क्वेश्चन जो है आपका, इसके हम कैसे याद रखोगे, जो आपका माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं फाउंड होते हैं स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व के अंदर, जो कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं इनक्लोज होते हैं, दोनों ही इनक्लोज होते हैं स्वान सेल से। बट माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में ये डिफरेंस होता है, जो अनमाइलिनेटेड होते हैं ये फॉर्म नहीं करते माइलिन शीथ का। एक्सॉन जो है आपका, ये वाला जो एक्सॉन है इसके बाहर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करते, तो ये कैसे हो गए, अनमाइलिनेटेड हो गए। ठीक है, तो जो माइलिनेटेड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल में एंड क्रेनियल नर्व में। तो M4 माइलिनेटेड, S4 स्पाइनल एंड C4 क्रेनियल नर्व। MSc और BSc जो होती है उससे याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद ऑटोनोमिक एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो अनमाइलिनेटेड तो इसमें जो वर्ड आ रहा है N फॉर अनमाइलिनेटेड, A फॉर ऑटोनोमस
और S4 सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद देखिए जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करेंगे। इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखो, मैं इसका एक डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ पे देखो। बाहर की तरफ जो होते हैं वो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अंदर जो होते हैं वो आपके क्या प्रेजेंट होता है, पोटाशियम आयन प्रेजेंट होता है। जब ये रेस्टिंग कंडीशन होती है, सबसे पहले हम रेस्टिंग कंडीशन की बात करेंगे। तो रेस्टिंग कंडीशन में आपका क्या होता है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है, मतलब बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, वो कंपेरेटिवली मोर परमिएबल होती है पोटाशियम आयन के लिए, ठीक है। मोर परमिएबल पोटाशियम आयन के लिए, मतलब इसके अंदर पोटाशियम आयन चले जाएंगे, ठीक है। और नियरली इम्परमिएबल होती है ये सोडियम आयन के लिए, ठीक है, मतलब कि अब अंदर से सोडियम बाहर नहीं जा सकता, इनपरमिएबल हो गया, ठीक है। तो ये कंपेरेटिवली मोर परमिएबल तो हो सकती है पोटाशियम के लिए। किसके लिए हो सकती है, मोर परमिएबल, अंदर जाएगा पोटाशियम, क्योंकि हमें चार्ज डेवलप करना है। सबसे पहले चार्ज जो होता है अंदर नेगेटिव ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में रेस्टिंग कंडीशन में, और बाहर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। जब ये आपका सोडियम जो है वो परमिएबल है, क्योंकि अंदर क्या करना है, पोटाशियम, हमने पोटाशियम को डालना है, तभी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। तो ये क्या कर दिया हमने, ये कंपेरेटिवली मोर परमिएबल कर दी आपकी पोटाशियम के लिए, और इनपरमिएबल कर दी किसके लिए, सोडियम के लिए, ठीक है। इसी कंडीशन में मेम्ब्रेन जो होती है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं एक्सोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, वो कंसिक्वेंटली करती हैं। एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक्सॉन होता है, जो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन होती है इसके अंदर। एक्सोप्लाज्म मतलब अंदर की तरफ जो होता है हाई कंसंट्रेशन होती है पोटाशियम की, और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर लो कंसंट्रेशन होती है सोडियम की, क्योंकि बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर सोडियम कम है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर सोडियम कम है, तो इसके अंदर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है। उसकी वजह से जो 3 सोडियम आयन होते हैं, उन 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है, और 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ भेज दिया जाता है। उसकी वजह से जो बाहर होता है वो पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है, और जो अंदर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। इसकी वजह से जो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसकी वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइजेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, जैसे व्हेन ए मेम्ब्रेन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स दैट इन रेस्टिंग, द एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होती है कंपेरेटिवली मोर परमिएबल होती है पोटाशियम के लिए, यही बोला था मैंने कि ये ज़्यादा परमिएबल होती है पोटाशियम आयन के लिए, जो कि इनपरमिएबल होती है सोडियम आयन के लिए। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इनपरमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, क्योंकि अंदर की तरफ जो होता है वो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होता है, वो बाहर की तरफ नहीं जा सकता, वो इम्परमिएबल होता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए, ठीक है। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप एक्सोप्लाज्म जो होता है इनसाइड द एक्सोन कंसंट्रेशन जो होती है हाई होती है पोटाशियम आयन की एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की, और लो कंसंट्रेशन होती है सोडियम की। इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन ए लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, जब अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होगी। Fluid outside the axon contain a low concentration of sodium, a high concentration of sodium, and thus form a concentration gradient. This ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport ion by sodium potassium pump, which transport 3 सोडियम आयन को जो होता है आपका आउटवर्ड कर देगा, और 2 पोटाशियम आयन को सेल के अंदर भेज देगा। एज ए रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन, उसकी वजह से आउटर सरफेस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इनर सरफेस पे जो है आपका ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेस्टिंग कंडीशन बोलते हैं, और ये क्या बन जाती है, बिकम नेगेटिव चार्ज, एंड देयरफॉर इसको ये पोलराइज जो स्टेट में आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट जो है वो आपका एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। सबसे पहले जो आपकी हुई वो पोलराइजेशन स्टेट बनी, अब आपकी क्या बनेगी, डीपोलराइजेशन स्टेट बनेगी। जो हमने यहाँ पे करा था
यहाँ पे जो आपका अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ चला जाएगा। मतलब कि जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो अंदर की तरफ ज़्यादा हो जाएगी और पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये परमिबिलिटी रिवर्स हो जाएगी, इसे इसलिए रिवर्स पोलैरिटी भी बोलते हैं और इसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। पहली कंडीशन में पोलराइजेशन हो रहा था और इस कंडीशन में जो है वो आपका डीपोलराइजेशन स्टेट में आ जाता है, डीपोलराइजेशन स्टेट। देखो, you might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and conduction along when a stimulus is applied at the site the polarized membrane at the site A become freely permeable to sodium. This lead to rapid influx of sodium, क्योंकि सोडियम को अंदर की तरफ भेजा जाता है। द रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी एट द साइट, मतलब कि जो इसकी पोलरिटी उसको होती है इसको रिवर्स कर दिया जाता है। जो आउटर सरफेस होता है मेम्ब्रेन की वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती है और इनर सरफेस जो होती है पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। polarity of the membrane at the site A thus reverse, hence the depolarization। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका डीपोलराइजेशन स्टेट बन जाती है। कौन सी स्टेट बन जाती है, उस कंडीशन में आपकी डीपोलराइजेशन स्टेट बन जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट इसको क्या बोल दिया जाता है, एक्शन पोटेंशियल, इस जो कि इफेक्ट करता है नर्व इम्पल्स को। एट ए साइट इमीडिएटली एट द एक्सोन membrane positively charged outer surface and negatively charged inner surface, as a result current flow on the inner surface side to a। तो ये दोबारा से क्या हो जाता है, आपका रेस्टिंग पोटेंशियल कंडीशन में आ जाता है दोबारा से, मतलब कि पोलराइजेशन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, द सीक्वेंस इज रिपीटेड along the length of the axon and consequently impulse is conducted the rise stimulus and induced permeability sodium is extremely short lived, it is quickly followed by rise in permeability of the potassium within the fraction of a second। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है वो बार बार रिपीट होती रहती है, इसी तरीके से पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की बात करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में क्या होता है, देखो ट्रांसमिशन और इम्पल्स में हम सबसे पहले आपका एक डायग्राम देखेंगे। इसमें क्या होता है, दो नॉब होती हैं, एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है ये रही आपकी, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है आपकी ये रही। इन दो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्सिस होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, उनके अंदर ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वो आपका एब्सेंट होता है, जबकि केमिकल सिनेप्सिस जो होती हैं उसके अंदर प्री सिनेप्टिक नॉब और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, जो कि स्लो होती हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो होती हैं बहुत रेयरली पाई जाती हैं, केमिकल साइनेप्सिस जो होती हैं बॉडी के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो, A synapse is formed by the membrane of a presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये दो टाइप के सिनेप्सिस जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, केमिकल होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है मेम्ब्रेन से प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। इसकी वजह से इस इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है बहुत जल्दी फ्लो करता है from one neuron to other across the C synapse। Transmission of an impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon। impulse जो होती है ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ऑलवेज फॉस्टर होती हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, जो कि केमिकल साइनेप्स के अंदर जो होती हैं वो स्लो होती हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होती है रेयर होती है हमारी बॉडी के अंदर। केमिकल साइनेप्सिस द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय ए फ्लूइड फील्ड स्पेस, से हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, जो कि डायग्राम से ही मैंने आपको पहले ही बता दिया है। केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट दी सिनेप्सिस। ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, केमिकल साइनेप्स है, ये भी आपके नीट में जो स्टेटमेंट दे रखा था 2022 के अंदर, 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, मतलब अलग अलग, तो उसी में रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स बतानी थी, उसके हिसाब से इसको दे रखा था। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो, मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है बाइंड टू देयर रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, वो प्री होता है, एक पोस्ट होता है, लेकिन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल अलाउंग द एंट्री ऑफ आयन विच कैन जनरेट ए न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी आइदर एक्साइटेटरी, या तो एक्साइटेटरी हो सकता है या फिर इनहिबिटरी हो सकता है। ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ है।
जो आपकी रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखिए आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको हम पढ़ेंगे। ब्रेन जो होता है उसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक्ट करता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन। ये किस किस का काम करता है, एग्जाम्पल के लिए लंग्स, हार्ट, किडनी, थर्मो रेगुलेशन, हंगर एंड थ्रस्ट, कार्डियम 24 रिदम ऑफ अवर बॉडी, एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। इट इज़ आल्सो फॉर साइट फॉर प्रोसेसिंग है कि विजन में, हियरिंग में, स्पीच में, मेमोरी में, इंटेलिजेंस में, इमोशंस में, थॉट्स में, इसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ध्यान रखना कि जो नीट में ब्रेन है, जो ये नीट एग्जामिनर जो होते हैं उनका फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हर बार पूछता है। अभी भी 2024 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है स्कल से। इनसाइड जो स्कल होती है उसके अंदर ब्रेन जो कवर्ड करता है, उसके अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियन मेनिंजे बोलते हैं। एक कंसिस्ट करता है आउटर लेयर जिसे हम ड्यूरा मोटर बोलते हैं, मिडल लेयर को एराक्नोइड बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ब्रेन जो होता है उसे डिवाइड किया जाता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, 3 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे देखिए आप, जो आपका मिड ब्रेन होता है ये वाला, देखिए ये मिड ब्रेन दिखा रखा है, और ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, ठीक है, ये तीनों आते हैं, ठीक है। और आपका जो मिड ब्रेन होता है इसके अंदर ये आपका मिड ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, और आपका जो हाइंड ब्रेन होता है उसके अंदर PCM, मतलब कि ऐसे भी आ सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉन्स, सेरिबलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये आपका पॉन्स है, ये आपका सेरिबलम है, ये आपका मेडुला है, और जो ये यहाँ से निकल रही है इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये किसके पार्ट होते हैं, ये हिंड ब्रेन के होते हैं। ये आपका मिड ब्रेन है। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होते हैं वो आपके फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, देखो फोर ब्रेन में मिड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करेंगे, ये देखो नीट में कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसमें, नीट में हर बार क्वेश्चन पूछता है इससे। देखिए सबसे पहले जो होता है फोर ब्रेन की बात करेंगे। फोर ब्रेन जो होता है कंसिस्ट करता है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। CTH, CCTV कैमरे होते हैं उससे याद रख लेना, CTH, ठीक है। उससे ये नीट 2015 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, और 2018 में। सेरिब्रम जो होता है मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। सबसे सेरिब्रम और सेरिबेलम, ध्यान रखना 2 पार्ट हैं। सेरिबेलम जो होता है वो पार्ट होता है आपका हिंड ब्रेन का, और सेरिब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ये मेजर पार्ट होता है। डीप क्लैप्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ। उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर को जो डिवाइड करेगी उसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे। हेमिस्फीयर जो होता है वो कनेक्ट होता है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, मतलब एक ये हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर, ये आपस में ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से अटैच्ड होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। द लेयर ऑफ द सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके पास क्या होती है, कुछ सेल्स होती हैं जो कवर करती हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, ये कि फोल्ड में होती हैं, थ्रोन ऐसे फोल्ड में होती हैं ये, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को हमने क्या बोला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला। इन सेल्स को जो कवर करने वाली होती है उन्हें बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये इसमें फोल्ड होते हैं उन्हें प्रोमिनेंट फोल्ड बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है रेफर्ड करता है एज अ ग्रे मैटर ड्यू टू इस ग्रेइश अपीरियंस, ग्रे मैटर होने की वजह से उसका वो होता है जो ग्रेइश अपीरेंस होता है। न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर, जो न्यूरॉन सेल बॉडी होती हैं वो इसको क्या प्रोवाइड करती हैं, कलर प्रोवाइड करती हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है कंटेन करता है आपका मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, लार्ज रीजन जो ना तो क्लियरली सेंसरी होता है ना मोटर होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए होता है। फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन सीथ, जो फाइबर होता है आपका कवर्ड होता है माइलिन सीथ से, which constitute the inner part of the cerebral hemisphere, they giving an opaque white appearance to the layer, and इसलिए उसके अंदर क्या होता है, वाइट मैटर होता है, इसीलिए हम उसे
वाइट मैटर प्रेजेंट होता है वाइट अपीरियंस की वजह से। सेरिब्रम हेमिस्फीयर जो होता है वो रैप अप होता है आपका। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी ऑर्गन, सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ये सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कंटेन करता है सेंटर विच कंट्रोल, जी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट AIPMT 2009-10, नीट 2014-15, 18-19 इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जो हाइपोथैलेमस करता है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन करके रखता है, तो कौन करके रखता है, हाइपोथैलेमस रखता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गया, देखो हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में देखो कैसे याद रखोगे, टी आ रहा है तो ये आपका किसको मेंटेन करके रखेगा, टेम्परेचर को। ठीक, ये इसमें यू आ रहा है, ये किसको मेंटेन करके रखेगा, अर्ज को। इसमें आपका ईटिंग एंड ड्रिंकिंग जो है वो आपको याद करनी है। ठीक है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को भी ये कंट्रोल करके रखता है। इस इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ, बहुत सारी जो सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो कि सीक्रेट करती है हार्मोन्स को, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन से सीक्रेट होने वाली न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। यहाँ से देखो, ये यहाँ से लेके आपका यहाँ तक जो है वो नीट 2018 और 23 में पूछा हुआ है। इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, जिसे हम अमाइगडला बोलते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमिक इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर। रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज एंड फियर, ये सब इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद देखिए आपको मिड ब्रेन की बारी आती है। मिड ब्रेन जो होता है इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो पार्ट होता है पोन्स, उसके उसमें और इसके इसमें इसको डिवाइड किया जाता है। इसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। एक कैनाल जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्वाडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन जो कंसिस्ट करता है मेनली 4 राउंड स्वेलिंग लोब, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया बोलते हैं, क्वाड्रिजेमिया बोलते हैं। उसके बाद हाइंड ब्रेन कंप्रेस करता है पोन्स, सेरिब्लम एंड मेडुला, जिसको हम क्या बोलते हैं, PCM, शॉर्ट टर्म फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं, मेडुला ओलोंगेटा। पोन्स जो होता है कंसिस्ट करता है फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करता है। सेरिबलम जो होता है, आपका बलम जो होता है, हैज़ ए वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन। बहुत सारे जो मोर न्यूरॉन होते हैं उसके लिए एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। मेडुला कंटेन सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन। 3 मेजर रीजन मेकअप द ब्रेन स्टेम। ये क्वेश्चन अभी नीट में पूछा हुआ है 2024 के अंदर, नीट 2024 के अंदर। जो आपकी ब्रेन स्टेम होती है वो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। तो मिड ब्रेन से बनती है, पॉन्स से बनती है एंड मेडुला ओब्लोंगेटा से बनती है। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन स्टेम होती है वो कनेक्शन होता है किसके अंदर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब मैं आपके जो ये इसमें क्वेश्चन पूछे गए यानी 2024 के अंदर वो बताती हूँ। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट नर्व फाइबर, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ये अभी पढ़ा था, जो 2 हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, बिल्कुल राइट हो गई। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिबरम बोल रहा है, जो कि क्या आएगा, सेरिब्लम आएगा। जो आपका ब्रेन स्टेम होती है किससे बनती है, आपकी मिड ब्रेन से बनती है। अभी हमने पढ़ा था मिड ब्रेन से बनती है। ठीक है, मिड ब्रेन के साथ साथ आपका प्लस उसमें पॉन्स होता है और आपका क्या होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा होता है।
ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा तो ठीक है, बिल्कुल पॉन्स भी सही है। ये सेरिब्रम बोल रहा है, सेरिब्रम तो आएगा नहीं। ठीक है, तो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है सही है बिल्कुल। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है, तो ऑप्शन जो आ जाएगा, बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, गलत। बहुत दोनों इनकरेक्ट, गलत। फर्स्ट जो है करेक्ट है, सेकंड जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, देखो पॉन्स जो है वो आपका किसको कनेक्ट करता है, डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को, ये अभी पढ़ा है, डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है। जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारी न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, जिसे सेल्स जी जिस न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स थी जिससे हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोल रहे थे। ठीक है, तो अभी पढ़ा था ये लाइन जस्ट, तो इस बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। उसके बाद देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कंट्रोल करता है आपका रेस्पिरेशन में एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन में। उसके बाद जो है आपका सेरिबलम, बलम वाला जो है प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन रेगुलेटरी पोस्चर एंड बैलेंस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।